भ्रम आप यह जो भ्रम है कि कोई भी व्यक्ति हो उसके सारे भ्रम टूट जाएंगे कि क्या काल्पनिक है क्या वास्तविक है, वो सब भ्रम टूट जाएंगे। ये उनकी चर्चित पुस्तक है। साथ ही उनकी हाल ही में एक पुस्तक आई है जिसका नाम है 21वीं सदी का विज्ञान। यह भी बहुत चर्चित पुस्तक है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उनकी यह पुस्तकें आप पढ़ें, ताकि देवेंद्र मेवाड़ी जी की जो बात है वो उसको हम आगे बढ़ाते हुए साहित्य और विज्ञान के समन्वय स्थापित दोनों विधाओं को हम अच्छी तरह से समझे और उनको जीवन में उतार पाए और जो भ्रम है वो दूर हो। तो इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा श्री प्रमोद भार्गव जी को कि वह अपना जो विषय है उस पर अपनी बात करें। और इसके पहले आप सब लोग जो है इतने, अभी देखिए दोपहर का समय है, थोड़ी वामकुक्षी का मतलब थोड़ा सा सोने का समय होता है, फिर भी हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि जो लोग जुड़े हैं वो भाषा और अपने काम के प्रति इतने समर्पित है कि वो इसमें पूरी तन्मयता से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस परिस्थितियों पर मैं दो लाइनें जो है वो सुनाना चाहूंगा कि बच्चे बूढ़े और जवान सभी ने मेरी तरफ ध्यान, आपको मिलेगा थोड़ा सा ज्ञान लेकिन दूर होगा बहुत सारा अज्ञान। तो इस पंक्तियों के साथ में आगे बढ़ूंगा और इसके बाद श्री प्रमोद भार्गव जी को विनती करता हूं कि अपना मोबाइल को अनम्यूट करें और अपनी बात को शुरू करें। धन्यवाद। प्रमोद भार्गव जी। भार्गव जी हमारे साथ हैं, कोई कठिनाई है तो बताइए। नहीं, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। एक मिनट, उनके बच्चे को थोड़ी सहायता करने के लिए कहा जाए। हमारी बात तो उन तक पहुंच रही है ना? लाल बटन है उस पर टिक कर देना है केवल। उसके बाद ऊपर का भी एक माइक का जहां बटन है, ऊपर जहां सीसी के बाजू में जो बटन है उस पर टिक करेंगे तो चार ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें स्पीकर आएगा, फोन आएगा, ऑडियो ऑफ आएगा। तो स्पीकर पे टिक कर देंगे तो आपके फोन का स्पीकर ऑन हो जाएगा, शायद फोन पर होगा मे बी, या फिर ऑडियो ऑफ होगा। राहुल साहब अपने तरफ से कर सकते हैं। मोबाइल से हैं या लैपटॉप से हैं? मोबाइल पे हूँ मैं फिलहाल। हाँ। अच्छा, उसमें आप देखिए जो लोगों का निशान बना हुआ है ना, 17 लोग दिखा रहे हैं, हाँ, उसमें प्रमोद साहब का जो नाम है वहां उनको अनम्यूट कर सकते हैं आप टच करके। एक मिनट एक मिनट। हाँ सर। उसमें देखिए उनका जो नाम दिखा रहा है ना, उस पर क्लिक करिए, हाँ अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, उनके नाम के सामने तो अनम्यूट ही है अभी सिलेक्ट। नहीं, उनके नाम को क्लिक करेंगे अनम्यूट हो जाएगा। वहाँ तीनों ऑप्शन है, पिन, अनम्यूट और माइनस वाला है। नहीं, अभी तो अनम्यूट ही है, उनका बटन दिखा रहा है इसमें जो दिखा। अनम्यूट है तो उनको फिर मुझे लगता है वो बोले, आवाज आएगी, बोलिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अनम्यूट तो उन्हीं नहीं, को म्यूट करना है। पड़ेगा। उन्हीं को करना पड़ेगा अनम्यूट। आयोजक शायद कर सकते हैं इसमें। हेलो भार्गव जी, आवाज आ रही है आपकी? कृपया बोले। नहीं आ रही। अनम्यूट मेरी तरफ से ऑन है यहाँ से। नहीं, आवाज सब उनकी नहीं आ रही है। भार्गव जी। हाँ भार्गव जी। हाँ, हेलो। हाँ हाँ सर, हम सुन पा रहे हैं। ठीक अब है सर, आवाज आप आई है। शुरू। सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं। अब अच्छा, ठीक है। मैं बात शुरू करूं अपनी। जी करिए। सभी को नमस्कार। इस वेबिनार के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र मेवाड़ी जी यदि इसमें उपस्थित हों अभी वर्तमान में,
तो उनका मैं विशेष तौर से आभारी हूँ, क्योंकि मेरी जो किताब है 21वीं सदी का विज्ञान, इसकी भूमिका उन्होंने ही लिखी है। इसके प्रति मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन्हीं की बात से अपनी बात शुरू करता हूँ। उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा था, विज्ञान जटिल लगे, यदि विज्ञान जटिल लगे तो उसको साहित्य में बदल देना चाहिए। वास्तव में जो विज्ञान लेखक है, खासतौर से वह विज्ञान लेखक जो एकेडमिक या जो पाठ्यक्रम से हटके जो लिखना चाहते हैं, हम जैसे लोग, देवेंद्र मेवाड़ी जैसे लोग, तो साहित्य से मतलब केवल ये नहीं है कि आप कविता में, उपन्यास में या कहानी में ही विज्ञान को लिखें। आप जो घटनाक्रम घट रहे हैं देश में, तमाम जैसे विज्ञान को लेके नए आविष्कार हो रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं और अन्य जो भी तरह तरह के उपकरण बना रहे हैं, यदि उनकी आपको जानकारी मिलती है, उनकी जानकारी अधिकतम लोगों को कैसे सरल भाषा में उसका क्या महत्व है और क्या उसके दोष भी हो सकते हैं, उनकी जानकारियों को लेके एक अच्छा लेख लिखा जा सकता है। हम लोग जैसे लिखते हैं तो इसी आधार पर लिखते हैं। इसी आधार पर हम लोग लिखते हैं। अब मैंने विज्ञान लेखन की जो शुरुआत की, वो देवेंद्र मेवाड़ी जी, गुणाकर मुले जी, जयंत नार्लीकर जी, इन सब के लेख आते थे उस समय धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और अन्य जो विज्ञान पत्रिकाएं थी, अखबार थे हमारे यहाँ से, मध्य प्रदेश से नई दुनिया इंदौर से अखबार निकलता है। अब तो खैर स्थितियां बदल गई अखबारों की, लेकिन एक समय उसमें बुधवार को पूरा विज्ञान का ही 4 पेज का परिशिष्ट आता था। तो उसको पढ़ के हम लोगों को विज्ञान लेखन की प्रेरणा मिली। पानी पर जैसे हमने लिखा, तो जो अनुपम मिश्र, गांधीवादी व्यक्तित्व थे, बड़े व्यक्तित्व थे अपने देश के, स्वर्गवास हो चुका है, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा उनकी किताब का, आज भी खड़े हैं तालाब। मैं समझता हूं कि पानी के ऊपर उससे श्रेष्ठ विज्ञान लेखन किसी ने किया नहीं है, सरल भाषा में और बिल्कुल मौकों पर जाकर। राजस्थान में जो किलों में, गढ़ियों में जो तालाब हैं या पानी के जो भी उपाय हैं, उस समय के प्राचीन उपाय हैं, उनके ऊपर उनका बड़ा मौलिक और अनूठा काम है। और उनके काम को समझ के वास्तव में हम उसको लेखन को प्रचारित किया जाए लिख के, तो तमाम पानी के संग्रह के स्तर पर जो सरकारी स्तर पर जो उपाय हो रहे हैं, वो केवल उनके लेखन को समझ के, पढ़ के और अपने अपने क्षेत्रों में किए जा सकते हैं। इसी तरह से जो अन्ना हजारे ने जो अपने गांव में काम किया, रालेगंज सिंधी में पानी की, तो मैंने जनसत्ता के लिए उस समय रिपोर्टिंग की थी। जनसत्ता में जो रविवारीय परिशिष्ट आता था, रविवारीय जनसत्ता, उसके लिए तो वो पूरा विज्ञान का काम है वहाँ। आप चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, वाटर सेट के क्षेत्र में हो, या जो पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोले हुए हैं उसके क्षेत्र में हो, तो वो सब हम लोगों ने वहां देखा, उसको बातचीत की, हजारे साहब से भी बातचीत की, देखा, समझा। तो पूरा वैज्ञानिक काम है वो। पुस्तकों में तो पानी को कैसे, पानी की क्या है वो व्याख्या, एक शास्त्रीय व्याख्या करते हैं, लेकिन उन्होंने पानी का संग्रह कैसे किया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसको फसलों में और पेड़ पौधों में कैसे पहुंचाना, तकनीक से पहुंचाया जाए, उसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया है वहां। और अब हम सब जानते हैं कि वहाँ पूरा गांव जो एक समय शराबियों और अपराधियों का गांव माना जाता था, उसको उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। तो उन्होंने विज्ञान पढ़ा नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोग उन्होंने धरती पर किया, उस गांव में किए, और उस गांव में सफलता देखने के बाद इन प्रयोगों के, और तमाम 80 ग्रामों में करीब इन प्रयोगों का अनुकरण हुआ और वो गांव आत्मनिर्भर हुए। तो ये वास्तव में अन्ना हजारे, अनुपम मिश्र, जिनको हम वैज्ञानिक नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूं कि वो प्रैक्टिकली वैज्ञानिक हैं, और उनको मानना चाहिए, क्योंकि उनसे हम सीधी प्रेरणा लेके अपने क्षेत्र में वो उपाय कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आजीविका भी चले और हमें जो जीवन जीने के जो बुनियादी तत्व हैं वो हमें आसानी से उपलब्ध हों। आज लोग कहते हैं, जैसे अभी राहुल खटे जी ने मेरी किताबों की चर्चा की, खासतौर से दशावतार की, तो दशावतारों के बारे में हम बचपन से ही जानते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो माता पिता, हमारी दादी कहानियां सुनाया करती थी दशावतारों की। वो परिलोक की कथाएं निश्चित रूप से लगती थी, क्योंकि उन्हें सुनाया ही उस ढंग से जाता था, और वो जो छोटी पुस्तकों के रूप में चित्रित हैं, तो वो उसी रूप में चित्रित भी हैं। वो, लेकिन मेरे दिमाग में
जब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, समझ विकसित हुई, मैंने साइंस भी पढ़ी और हिंदी साहित्य भी पढ़ा। हिंदी साहित्य से मैंने एमए किया। तो मेरे दिमाग में आती है कि आखिर ये नरसिंह अवतार है, मत्स्य अवतार आखिर है क्या? वास्तव में ये ऐसा हो सकता है कि इस तरह से मत्स्य अवतार, मछली का अवतार हो? तो मैंने महाभारत का विश्लेषण, महाभारत को पढ़ा और महाभारत को पढ़ के जाना कि वास्तव में ये अवतारों जो अलंकारिक भाषा में लिखा गया है, ये पूरा जैविक विकास का एक क्रम है। लोग कहते हैं डार्विन ने तो हमसे कहा कि बंदर से आदमी बना, लेकिन बंदर से पहले बंदर तक कैसे पहुंचा जीव, और बंदर के बाद फिर आदमी तक कैसे आया? तो मत्स्य अवतार, तो हम पूरा विज्ञान, दुनिया का विज्ञान मानता है कि सबसे पहला जीव है वो एक कोशिका के रूप में पानी में आया। तो मत्स्य अवतार उसी एक कोशीय जीव का बड़ा रूप है, मछली के रूप में। फिर कच्छप अवतार, हमारे महाभारत में इसका बड़ा सिलसिलेवार बहुत ही अच्छे ढंग से विवरण दिया है। लेकिन हमारे साथ में संकट ये है कि जो हमारी जिन संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, मुख्य जो ग्रंथ हैं, उनमें एक तो पहली बात के महाभारत को घर में रखने पर ही प्रतिबंध लगा हुआ है। एक धार्मिक स्तर पर इसको घर में रखेंगे तो ग्रह कलेश हो सकता है, इस तरह की उसके साथ गलत अवधारणा गढ़ दी गई है। तीसरे के जो हमारे अन्य जो ग्रंथ हैं, उनकी जो कथाएं, चाहे वो प्रवचन करता हो चाहे अन्य लोग हों, वो केवल उनको चमत्कारों से जोड़ के दिखाते हैं। इसलिए हम उनके जो वास्तव में उनमें जहां जहां विज्ञान है उसको समझ नहीं पाते, और उसमें स्तुति और वंदनाओं की वो ज्यादा व्याख्या करते हैं। तो इसलिए भी हम उस विज्ञान को समझ नहीं पाते जो उनमें प्रच्छन्न रूप से छिपा हुआ है। अब मछली के बाद दूसरा अवतार आता है कच्छप अवतार। तो हम सब जानते हैं, विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ कि पानी से चल के जीव धरती पे आया। तो कछुआ एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। जो उसकी विलक्षणता है, और महाभारत में इस विलक्षणता को दिखाया है। तो मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, इसके बाद बराह अवतार। अब वो बराह अवतार का विवरण इस क्रम में, दशावतारों के क्रम में कई ग्रंथों में जो है वो कच्छप अवतार से पहले दिया है और कई में कच्छप अवतार के बाद दिया है। खैर वो एक अलग बात है, उससे उसकी गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमको अपने भारतीय साहित्य में, प्राचीन साहित्य में विज्ञान को समझने के लिए, खासतौर से जैविक विकास के क्रम में, तो जो बराह अवतार है, बराह यानी उस समय तक आदमी जो मनुष्य था वो जीवों की प्रकृति को समझ गया था कि जीव की प्रकृति क्या है, ये क्या खाता है, कैसे खाता है, इसकी प्रजनन क्रिया क्या है। तो जो सुअर है, जिसको हम अपनी भाषा में सुअर कहते हैं, संस्कृत में उसी को बराह कहते हैं। इसमें जंगली सुअर का विवरण है। जंगली सुअर और जो देशी सुअर होते हैं मोहल्ले बस्ती में, उनमें थोड़ा अंतर होता है। वो घास खाता है, और घास भी वो खाता है जो उथले पानी के भीतर रहती है। तो जब सुअर घास खाता है, बराह घास खाता है, तो उस घास को खाने के बाद एक टीला सा बन जाता है। टीला बनने से आशय जो उस समय के ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा ये पानी में से पृथ्वी निकल गई है, पानी से पृथ्वी का अवतरण हो रहा है। मतलब इस तरह से पृथ्वी, पानी अलग हुआ और पृथ्वी इस तरह से उभरती चली गई और पृथ्वी एक व्यापक रूप में फैलती चली गई। इसके बाद जो चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, आप सब लोग जानते हैं, नरसिंह। अब डार्विन कहते हैं कि बंदर से आदमी बना, और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि नरसिंह से बना। जो कल्पना उन्होंने की होगी कि जब जानवर से यदि मनुष्य वाकई में बना है, तो उन्होंने नरसिंह से उस कल्पना को जोड़ दिया और संक्रमण, जानवर से मनुष्य का संक्रमण हुआ नरसिंह अवतार के रूप में। इसके बाद आया वामन अवतार। वामन अवतार यानी लघु मानव। और हम अपने उसमें देखते हैं कि जो वामन है, भगवान वामन जो विष्णु के अवतार के रूप में जो बलि से संघर्ष करते हैं, तो वो लघु रूप में है, वो 2-2.5 फीट के हैं। अब इसको मैंने अपने इन सब चीजों की मैंने अपने विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के समय में इन चीजों से जुड़ी हुई दुनिया भर में जहां भी खोजें हुई हैं, उनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो वामन अवतार के बारे में जो जीवाश्म हैं आज से 45 लाख पहले तक के, वो चाहे स्त्री के हों चाहे पुरुष के हों, वो सब 2 से 2.5 फुट के मिले हैं। इसलिए विज्ञान भी अब इस संदर्भ में मानने लगा है कि जो प्रारंभ में जब मनुष्य आया तो वो छोटे रूप में था, बौने रूप में था, उसको साधारण रूप में हम कहते तो बौने रूप में था। इसके बाद परशुराम अवतार। परशुराम यानी संपूर्ण मनुष्य के रूप में व्यक्ति आ चुका था भगवान परशुराम जब का अवतार जब हुआ, जब हम उसको अपने दशावतारों के क्रम में देखते हैं।
इसके बाद भगवान राम राम की एक देवत्व के रूप में अपनी अलग महत्ता है, लेकिन जो खास है कि राम के हाथ में धनुष बाण प्रमुख हथियार दिखाया गया, प्रमुख अस्त्र दिखाए गए। तो धनुष बाण से मतलब है उस समय तक आदमी इतना सक्षम हो गया था कि वो दूर रह के भी जो उसके लिए घातक जीव हैं उनसे रक्षा कर सके। इसका फिर पूरा आपने मैं उस उपन्यास में पूरा विवरण दिया विस्तृत रूप में, और पूरी कथा भी दी है, साथ साथ कथा भी चलती है। इसके परशुराम राम के बाद आता है बलराम अवतार। बलराम अपने कंधे पर हल रखे हुए हैं, मतलब इस क्रम में कृषि, भारत में जो कृषि की शुरुआत हुई उसमें हल पहुंच गया था, का हस्तक्षेप हो गया था, हल को उपयोग में लाने जाने लगा था। हालांकि बलराम जो कृष्ण के साथ लड़ाई लड़ते हैं कई जगह जाके, तो उसमें हल को एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि हल का उपयोग किए जाने लगा था। अभी मेवाड़ी जी ने भी बताया सीता को लेके कि सीता का अर्थ जो है वो हल्का फल जो उसमें जमीन में जो चलता है वो है। तो शुरुआत तो इसकी पहले से ही हो गई थी, लेकिन जब चीज व्यापक रूप से आती है तो वो किसी एक व्यक्तित्व से जोड़ दी जाती है, या वो उसके स्वरूप को परिवर्तित करके इतना उपयोगी बना देता है कि जनता जो है, आम आदमी जो है, फिर उसका सबसे ज्यादा उपयोग करने लगता है। तो बलराम ने ऐसा किया। बलराम के बारे में बताया तो ऐसा भी जाता है कि उन्होंने जो बीज हैं, जो जीएम बीज की आज बात की जाती है, तो उन्होंने कई बीजों में परिवर्तन भी किया इस तरह के। इसलिए महाभारत से लेके हमारे वेदों में और उपनिषदों में जो चावल 80,000 प्रकार की चावल की प्रजातियों के नाम उल्लेखित हैं, 1300 सर्पों के नाम उल्लेखित हैं, जो कि आज भी विज्ञान नहीं खोज पाया, वो नाम सहित उनमें विवरण है। तो वास्तव में वो वैज्ञानिक चीजों के विवरण चलते हैं। इसके बाद एक कृष्ण भगवान आए। कृष्ण तो विज्ञान के कई सूत्र कृष्ण के जीवन में, खासतौर से जो कृष्ण की बाल लीला है उनमें मिलते हैं कि जब कृष्ण मिट्टी खाते हैं और उनकी माँ यशोदा माँ जब उनको डांटती हैं तो मुंह खोलते हैं तो उसमें ब्रह्मांड निकलता है। यानी ये एक संकेत है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी फैली हुई है, वो एक संकेत देते हैं। तो एक कृष्ण की लीला में तो जगह जगह विज्ञान है, और फिर कृष्ण को हम एक दार्शनिक के रूप में भी देखते हैं। जो होना है कल की अवतार। अब कल की का जो विवरण है वो जिस रूप में है वैसा मैं नहीं मानता कि कल की अवतार में जो विवरण दिया है उस रूप में वो प्रकट होंगे, वैसा नहीं होगा। लेकिन कल की के जो अन्य जो इस समय दुनिया में जो वातावरण बना हुआ है, कल की में उस वातावरण का विवरण है, और उस वातावरण के हिसाब से प्रलय की हम जैसे एक शंका करते हैं कि प्रलय आएगी और जलवायु परिवर्तन उस दिशा में हमको वैज्ञानिक संकेत देता है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि जो चीन से कृत्रिम वायरस आ गया, आर्टिफिशियल वायरस आ गया है, विषाणु आ गया है, तो उसने भी एक अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। अब इसमें अन्य जगह विवरण का है, आपने भी कुछ समय पहले पढ़ा होगा, मेरा उस विषय पर लेख भी है, कि हवा में इतने तत्व होते हैं कि उनको खाया जा सकता है, उनसे भोजन किया जा सकता है, अपनी क्षुधा को शांत किया जा सकता है। अब हमारी वाल्मीकि रामायण में एक उल्लेख है अहिल्या का, आप सब लोग जानते हैं राम और अहिल्या का विवरण है कि अहिल्या को जब ऋषि श्राप देते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम अहिल्या सला नहीं बनी थी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार तुम जो है हवा खा के जीवित रहो। अब जो प्रसंग आया है, नई खोजें हुई हैं, बाकायदा अखबारों में और पत्र पत्रिकाओं में चित्र सहित समाचार छपे हैं कि हवा में ऐसे तत्व हैं, हवा से ऐसे तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है जिससे भोजन लिया जा सकता है। तो वो एक सूत्र देते हैं। यदि हमारे साहित्य को, हम संस्कृत साहित्य को खासतौर से गंभीरता से तो विज्ञान के सूत्र देते हैं। तो वो अहिल्या एक सूत्र देती हैं, जो संवाद है उनके पति जब उनसे कहते हैं कि आप हवा खा के जीवित रहो, तो एक सूत्र देते हैं कि क्या हवा में वाकई ऐसा है, कुछ हवा में ऐसे तत्व हो सकते हैं कि जिनसे भोजन प्राप्त किया जा सके। तो ऐसे सूत्र हमारे ग्रंथों में बिखरे पड़े हैं। तो इन सबको मैंने पूरा, जो दशावतार मेरी जो किताब है, मैं पूरा एक सिलसिलेवार व्याख्या की है, और उनको दुनिया में जहां भी जो वैज्ञानिकों ने जो खोजें की हैं उसमें केवल व्यक्ति का विवरण नहीं है, उसमें फिर इतिहास भी दिया है कि इसका पूरा ऐतिहासिक क्रम क्या है, उसमें भूगोल भी दिया है कि ये घटना यदि घटी है तो कहाँ घटी है, कौन सा इसका स्थल है, और किसने इस स्थल को तय किया है, किस वैज्ञानिक ने, शोधकर्ता ने इस स्थल को तय किया कि ये स्थल यहाँ पर है।
तो उस ढंग से वो किताब लिखी है और वो किताब लोगों को उस ढंग से पसंद भी आ रही है। और उसके तीसरा संस्करण उसका आने वाला है, उसके 1 साल के भीतर ही 2 संस्करण आ चुके थे। अब जो आधुनिक हम अंग्रेजों के भारत में आने की बात करें तो बहुत अच्छे ढंग से मेवाड़ी जी ने कहा था कि मैकाले ने जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उसका नाश किया और हमारे ऊपर अंग्रेजी थोप दी। अब डॉक्टर धर्मपाल की किताब है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, उसका हिंदी अनुवाद भी आया हुआ है। डॉक्टर धर्मपाल ने 30 साल ब्रिटेन में रह के, भारत में रह के 30 साल लगातार शोध कर किया उन रोजनामचों का जो अंग्रेज लिखते थे। उन रोजनामचों से उन्होंने जो पुस्तक लिखी अपनी, उसमें वैज्ञानिक तथ्य देते हुए लिखा कि जिस इंजेक्शन की हम बात करते हैं वो हमारे यहाँ आज से 200 साल पहले लगाया जाता था। और उन्होंने वो एक अंग्रेज के हवाले से ही दिया कि एक निश्चित समय जब बीमारी विषाणु और जीवाणुओं से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं गर्मियों में और बरसात में फैलती हैं, तो उस समय ब्राह्मणों का एक दल जाया करता था और वो गांव जाके अपना दायित्व समझते हुए उस काम को करते थे और वो इंजेक्शन लगाते थे जिससे कि इनको बीमारियां ना हो लोगों को। और वो इंजेक्शन के आकार की उनके पास सिरिंज हुआ करती थी। पूरा विवरण दिया है उन्होंने। एक काउल्ट वो थे, चिकित्सक थे, वो यहाँ आए थे, तो पूरा विवरण दिया हुआ है। तो मैंने अपने लेखों में दिया है उनका, डॉक्टर धर्मपाल की किताबों से ही लेके। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में विज्ञान नहीं था, क्योंकि मैकाले और मैक्स मूलर लगभग दोनों भारत में एक ही समय थे। तो मैक्स मूलर ने तो आप सब जानते हैं कि संस्कृत के ग्रंथों का, ऋग्वेद का भी उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, लेकिन इनका अनुवाद करने के साथ वो 1000 पांडुलिपियां अपने साथ भी ले गए और उनका धीरे धीरे उनमें से कई नासा में भी पहुंची। और नासा अब जो तमाम जो काम कर रही है तो वो संस्कृत को आधार बना के भी कर रही है, उनसे प्रेरणा लेके भी कर रही है, लगातार समाचार आते रहते हैं। विज्ञान हमारे उसमें भरा हुआ है। तो मैं जो विज्ञान लेखन करता हूँ, चाहे वो मेरी कहानी हो, चाहे मेरा लेख हो, मेरी कोशिश रहती है कि उसमें कहीं ना कहीं यदि हमारा जो सनातन साहित्य है, जो हमारा संस्कृत साहित्य है, उसमें उस विषय से संबंधित कोई उल्लेख है तो उसका वर्णन उसमें दिया जाए। जैसे अभी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, चीन ने 3 बंदर एक साथ जीन एडिटिंग के जरिए निर्मित किए हैं। तो चीन ने जब वो बंदर निर्मित किए तो उस खबर को पढ़ के मेरे भीतर भी जिज्ञासा जगी कि इस पे एक लेख लिखा जा सकता है। तो उस वो पूरा मैंने वैज्ञानिक लेख लिखा, जो भोपाल से एक पत्रिका निकलती है रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए, आप लोग परिचित होंगे, विज्ञान की बहुत अच्छी पत्रिका है। तो उन्होंने उसको आवरण कथा के रूप में दिया। तो उसमें मैंने दिया उदाहरण कि जो गांधारी ने जो 100 पुत्र, गांधारी का जो गर्भ गिर गया था और उससे फिर वेद व्यास ने जो 100 टुकड़े करके उनसे जो 100 पुत्र उत्पन्न किए, वो जीन एडिटिंग का एक सूत्र है कि वास्तव में कोई ना कोई प्रणाली उस समय थी, वो जीन एडिटिंग के जरिए वो इन पुत्रों को जन्म दे रहे थे, पैदा कर रहे थे। तो ये पूरा वैज्ञानिक है। अब एक डॉक्टर मातापुरकर हुए हैं हमारे ग्वालियर के, वो मूल रूप से मराठी भाषी हैं, महाराष्ट्रियन हैं। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में थे ग्वालियर में डॉक्टर। तो उन्होंने शोध किए अंगों के निर्माण का, कृत्रिम अंगों के निर्माण का। तो वो खुले रूप में कहते हैं कि ये प्रेरणा मैंने महाभारत से ली है। अब वो यहाँ भारत में नहीं रहते, यहाँ से ग्वालियर से वो चले गए थे, उनकी एजुकेशन पूरी ग्वालियर की है, कविताएं भी लिखते हैं वो, मराठी में उनकी एक कविता की किताब भी है। दिल्ली चले गए थे वो मौलाना मेडिकल कॉलेज में, वहां उन्होंने अपना काम शुरू किया और इसके बाद वो आजकल अमेरिका में है। तो उन्होंने कई कृत्रिम अंगों को उन्होंने पैदा किया हुआ है और वो खुले तौर से कहते हैं कि ये प्रेरणा मैंने महाभारत से ली है, जो कौरवों के उत्पन्न का जो प्रसंग है। हम जब इसकी बात करते हैं तो जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं या जो भारतीय संस्कृत साहित्य को पूरी तरह नकारने की, बिना पढ़े नकारने की इच्छा रखते हैं, नकार देते हैं, तो वो उनको समझने की जरूरत है इनको कि वो जो महाभारत है वो कोई विज्ञान का संदर्भ ग्रंथ नहीं है, वो एक कथा है। तो कथा में किसी भी चीज को केवल आप दे सकते हैं। आप एक कहानी लिख रहे हैं, यदि कोई लेखक एक कहानी लिख रहा है कि मैं
अपनी प्रेमिका के साथ स्कूटर पर बैठ के जा रहा था। तो स्कूटर का नाम आएगा उसमें, स्कूटर कैसे बनता है, किसने बनाया, ये उसमें जिक्र नहीं आएगा। तो हमारी महाभारत हो या रामायण हो, वो कथाएं हैं, तो उन कथाओं में वो केवल उस चीज का विवरण है कि जे एक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और आगे बढ़ गए। अब वो संदर्भ ग्रंथ तो है नहीं है कि उसमें वो पाठ्य पुस्तक तो है नहीं है कि उसमें पूरा बताया जाए कि प्राणी विज्ञान का कैसे हिस्सा है। तो इसलिए वो केवल एक सूत्र देते हैं। तो हमारी उन चीजों को पढ़ के एक सूत्र को पकड़ सकते हैं, चाहे वो फिर पुष्पक विमान का हो। तो एक यदि विज्ञान जो जिज्ञासु वैज्ञानिक है, जो कुछ नया करना चाहता है, मौलिक करना चाहता है, तो वहां से सूत्र को पकड़ सकता है कि वास्तव में कोई ऐसा यंत्र, उपकरण या यान बनाया जा सकता है जो हवा में उड़ सके, आसमान में उड़ सके। तो एक वहां से सूत्र को पकड़ सकते हैं। तो हम लोग विज्ञान के कोई वो नहीं है बहुत बहुत बड़े जानकार, ना किसी विषय के जानकार हैं, लेकिन अनेक विषयों में लिखते हैं। और वो लिखते ऐसे हैं कि जब हम खबर पढ़ते हैं, किसी आर में, पत्रिका में, टीवी में, रेडियो में खबर पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, तो उस खबर में यदि हमको लगता है कि इस पर हम लेख लिख सकते हैं, तो उस लेख को फिर अपने संस्कृत साहित्य में यदि उसका कहीं हवाला दे सकता है, संदर्भ दिया सकता है, तो उससे भी जोड़ते हैं और फिर उसको विस्तृत करते हैं। एक जो सामान्य लेखक है, जो केवल विज्ञान लेखन का काम कर रहा है, विज्ञान पत्रकारिता का काम कर रहा है, तो उसका लेख जो है वो निष्पक्ष ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उसका उससे कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा। अब आप किसी शोधार्थी से या किसी आविष्कारक से, जो किसी वस्तु का, उपकरण का आविष्कार करने जा रहा है, उससे यदि लेख लिखवाएंगे तो वो उसका एक पक्ष प्रस्तुत करेगा। लेकिन जो विज्ञान पत्रकार है, जो विज्ञान लेखक है, उस यदि उपकरण में जो आविष्कार जो कर रहा है कोई वैज्ञानिक, जैसे हम मिसाइल छोड़ रहे हैं या परमाणु हथियार बना रहे हैं, तो उसके बयान पत्रकार दोनों देगा कि परमाणु हथियारों से नुकसान क्या क्या हो सकता है। यदि हम उनको स्वास्थ्य में भी यदि कहीं वो लेजर किरणों के रूप में या किसी रूप में स्वास्थ्य के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है, तो उससे सबको हानि कैसे हो सकती है, इस पक्ष को भी एक विज्ञान पत्रकार दे सकता है और देना चाहिए। तो वो एक निष्पक्षता उसकी, और दोनों पक्ष उसके आ जाएंगे किसी आविष्कार के। तो मेरा जो लिखना है वो इसी तरह से चल रहा है, और ईश्वर की कृपा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि आज तक मेरा कोई भी विज्ञान लेख, मैंने करीब 300-400 विज्ञान लेख लिखे होंगे, मेरी किताबें भी हैं उन पर, कोई भी ऐसा लेख नहीं है जो कभी अप्रकाश ना हुआ हो। बहुत पहले धर्मयुग में मैं खूब छपा, अन्य पत्रिकाओं में, और आज भी लगातार छपता हूँ। और मेरी तो आजीविका ही अपने धन से चलती है और प्रेम पूर्वक चलती है, मेरे को कभी कठिनाई नहीं आई। तो लेखन में, विज्ञान लेखन में भी बहुत गुंजाइश है, लेकिन मैं विज्ञान लेखन के अलावा टीवी पत्रकारिता का भी काम करता हूँ और साथ में साहित्य लेखन का भी काम करता हूँ। और साहित्य लेखन मेरा कई तरह का है, उपन्यास, कहानी, निबंध वगैरह, वो सब चीजें हैं। लेकिन अब मैं उसको केंद्रित कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे अभी मैंने जो दशावतार उपन्यास लिखा, अब इस पे जो प्रलय से पहले भारत था वो क्या था, उस पर मैं लिखने जा रहा हूँ। अब हमारा जो प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत में जैसे लोग नकार देते हैं कहीं कुछ था ही नहीं। अब आज हम जैसे किले देखते हैं, पानी के उपाय देखते हैं, तो ये क्या बिना किसी जानकारी के बन गए? लोगों को जानकारी थी, बड़े बड़े हमारे प्राचीन मंदिर हैं, बिना जानकारी के, बिना आर्किटेक्चर के उन्होंने कैसे बना दिए? जानकार लोग थे उसके। और जो हम खजुराहो के मंदिर हों या दक्षिण भारत के मंदिर हों, उनका जो स्वरूप देखते हैं वो तो आश्चर्यजनक स्वरूप है। तो उसको वो पूरी एक वास्तुकला के जानकार थे बड़े बड़े लोग, और उनमें कहीं आपको फर्क नहीं दिखेगा कि बाल के बराबर भी कहीं फर्क दिखे। तो वो वास्तव में जानकार थे चीज को कैसे बनाया जाए। बोला के बात है कि हमारे यहाँ आक्रांता आते गए, लगातार 1500 साल लगभग हमारे देश ने आक्रांताओं का संकट झेला, और उस वजह से हमारा जो पुरातात्विक प्राचीन ज्ञान था, वास्तुकला से जुड़ा ज्ञान था, विज्ञान से जुड़ा जो ज्ञान था, वो क्रम से नष्ट होने लगा। और हमने फिर इसके बाद जब मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाया, तो हमने मान लिया कि भारत में कुछ था ही नहीं। अब मेरा इसमें एक बात और कहने की है। एक तो हमारे देश में वो वैज्ञानिक हैं जो
कॉलेज और विश्वविद्यालयों से निकले हुए हैं और फिर वो किसी विज्ञान संस्था से जुड़ गए और वहां अपना योगदान दे रहे हैं। हालांकि अभी भी हमारे यहाँ जितनी संस्थाएं हैं और जिस 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 संख्या में वैज्ञानिक निकल के आ रहे हैं, तो उस संख्या में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ उतने जो तकनीक है, उस तकनीक से बनाए जाने वाले जो उपकरण हैं वो विकसित नहीं हुए। ज्यादातर हम आयात पर निर्भर हैं, चाहे वो हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी हो, चाहे घरेलू उपकरणों की टेक्नोलॉजी। आज इंडक्शन कुकर भी हमारे यहाँ अच्छा नहीं बनता, चीन से हम लाते हैं। एक मोबाइल हमारे देश में नहीं है, चीन के मोबाइल सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि क्यों नहीं बन पाई चीजें, जबकि हमारे हेलो राहुल जी। हेलो राहुल जी, आवाज नहीं आ रही है। प्रमोद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी तरफ से बंद हुआ है या इधर से बंद हुआ है? मुझे लगता है उनकी तरफ से बंद हुआ है। आ, एक मिनट। अच्छा, प्रमोद सर लेफ्ट हो गए, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई। हाँ, कुछ बटन शायद दब गया होगा। वो अभी निकल गए, वार्ता से बाहर हो गए हैं। ऐसे कैसे हो गया? अच्छा। हाँ, अभी रिज्वाइन करेंगे, क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट करें। तो रिंग करने के लिए फोन करना पड़ेगा, हमें लगता है। एक मिनट में उनको मैसेज डालता हूँ। ठीक है। मुझे लोकल लगता है उनके इंटरनेट का मोबाइल प्रॉब्लम में हो सकता है। हम्म, उनके मोबाइल में मैसेज डालिए, मुझे लगता है, क्योंकि वो इसमें नहीं तो देख नहीं पाएंगे संदेश। हम्म, हम्म। कनेक्टिविटी की समस्या होगी लग रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। तो जुड़ जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उनका ख़त्म होने की कगार पे ही था, थोड़ा अंतिम पड़ाव में ही था। एक बार उनको फोन से कॉल कर लीजिए, देखिए। हाँ, एक मिनट। उनका नाम भी नहीं दिख रहा है ना इसमें, मतलब वो, मतलब बाहर निकल गया, ऐसा ऐसा आ रहा है। सर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए वो नहीं दिखता है। हाँ, या फिर हो सकता है वो निकल गए। हमें लगता है हाँ, उनको वही कॉल करके फिर इंटरनेट जोड़ा जा स्लो सकता है। होने से जी जी। अपने आप आउट हो हाँ जाता हाँ, निकल गए। परीक्षा कर लेते हैं थोड़ी सी। है। जी जी जी। सर को इन्फॉर्म करना चाहिए सर, क्योंकि उनको हो सकता है पता ना चले कि वो लेफ्ट हो गए हैं, कंटिन्यू कर रहे जी, हैं। राहुल जी उनको कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं राहुल जी। थोड़ा सा होल्ड करते हैं।
राहुल साहब बात हुई उनसे? जी हाँ दोस्तों, कुछ कारणों से भार्गव जी थोड़ा मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम एक काम करेंगे इसके बाद जो है, जैसा कि उनको दशावतार के बारे में बता रहे थे, उनकी पुस्तक और हिंदी साहित्य और आध्यात्म को, दर्शन को समझने में क्या गड़बड़ियाँ हुई, इस पर जो अपना अभिमत व्यक्त कर रहे थे, जैसे ही वो जुड़ते हैं हम उनको रिजॉइन करेंगे। मीनवाइल तब तक के मैं डॉक्टर ML गुप्ता जी को अनुरोध करूंगा कि वह अपने देश और विदेश में हिंदी के प्रचार और प्रसार के दिशा में वैश्विक हिंदी सम्मेलन के माध्यम से किस तरह से काम कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे। डॉक्टर गुप्ता जी, आपसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट हो जाए और अपनी बात कहें। प्रमोद जी भी